आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 13। चैप्टर 12 हम लोग पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र एक ही देखे थे। तो आप लोग कहेंगे कि पिछला वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरा काहे नहीं कराया, क्योंकि पिछला चैप्टर में अभी 2 से 3 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी था, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना है, इसीलिए लास्ट चैप्टर है ये सब। इस पेपर 3 का ये लास्ट है, ध्यान रखिएगा। जो पेपर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि बीए पार्ट 1 में 2 गो ऑनर्स का पेपर होता है। अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपका 2 गो पेपर होगा। ये पेपर 3 बोल रहे हैं, पेपर 1 क्या बोल रहे हैं, पेपर 1 का ये लास्ट चैप्टर है। पेपर 3 ऐसे गलती से लिख दिए थे, ये पार्ट 2 में पेपर 3 होता है। तब पार्ट 1 में पहले ध्यान समझिए, पार्ट 1 में बीए पार्ट 1 में हिस्ट्री ऑनर्स होगा तो पेपर 2 गो होगा, पेपर 1 और पेपर 2। ये दोनों पेपर होता है, ये पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों ऑनर्स पेपर होता है। यानी हिस्ट्री ऑनर्स लिए तो 2 गो ऑनर्स का पेपर होगा, उसके बाद सब्सिडरी, आप जो भी सब्सिडरी का लिए होंगे सब्सिडरी का एग्जाम होगा, उसके बाद कंपोजिशन का एग्जाम होगा। तो हम लोग ये ऑनर्स का पढ़ रहे थे, हिस्ट्री ऑनर्स बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे थे। पेपर 1 में ये चैप्टर जो 13 है, बस चैप्टर 13 तक ही है, और 13 जैसे ही कंप्लीट होगा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 12 जो था, उसमें गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे, तो पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए थे और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया से कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था एक ही हम लोग किए थे। तो जैसे ही चैप्टर 13 खत्म हो जाएगा, पेपर 1 से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टॉप वीवीआई क्वेश्चन होंगे, समझ लीजिए वीवीआई टॉप वीवीआई क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन करवाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप वीवीआई 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप कम से कम 20 मतलब 20 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप 50 जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान रखिएगा। यानी ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें करवाएंगे, इसी में उस गुप्त वंश के बारे में, यानी इससे पिछला वाला वंश के बारे में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटा हुआ होगा इसमें भी डाल देंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा इसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। तो ये मत सोचिए कि पिछला वाला का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाया गया। चलिए अब हम लोग पूरा ध्यान इस पर लगाते हैं। ये हम लोग का अंतिम चैप्टर है, कंप्लीट होते ही पेपर जो 1 है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा कर ये सब पेपर कंप्लीट हो गए। पेपर 1 पूरी तरह से कंप्लीट, उसके बाद पेपर हम 2 जल्द ही शुरू कर देंगे और पेपर 2 भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। पेपर 1 जितना बड़ा नहीं है वो पेपर 2 जो है उसमें लगभग 8, 9 या 10 चैप्टर होंगे, इससे ज्यादा नहीं, और बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। तो ये चिंता मत कीजिए आप लोग कि अभी पेपर 2 बाकी है और खत्म होगा, कितने दिन में खत्म होगा, बहुत ही जल्द खत्म हो जाता है वो पेपर 2। तो पेपर 1 जैसे ही कंप्लीट होगा, और मोस्ट जो होता है सबसे अधिक जो पेपर 1 और पेपर 2 में सबसे ज्यादा जो मार्क्स आते हैं, देखिए दोनों तो 100 नंबर का होता है, दोनों 100 नंबर का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में आते हैं पेपर 1 में। इसीलिए अच्छा से एकदम तैयारी करना होता है पेपर 1 का। पेपर 2 का भी तैयारी करना होता है, लेकिन पेपर 1 पर पूरा फोकस होना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब इसके बारे में। इतना समझ लिए ना। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं, यानी कि इससे पहले वाला चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है ये थानेश्वर का पुष्य भूति और वर्धन वंश। अब थानेश्वर का पुष्य भूति वंश कौन था, ध्यान से। चलिए समझने के लिए, ये तो पूरा भारत का मैप बन नहीं पाया अच्छा से, लेकिन फिर भी समझने के लिए इतना ठीक है। या ऊपर वाला मिटा देते हैं, अब से थोड़ा सा बना देते हैं, ये भी वैसे ही बन गया। चलिए बन गया। चलिए अब समझते हैं इसमें, अब इसमें समझना क्या था, ध्यान समझिए। अब यहाँ पर ये थानेश्वर का पुष्य भूति वंश, यानी कि थानेश्वर कहाँ पर है, देखिए ये थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा वाले क्षेत्र में, जो कुरुक्षेत्र है ना उसी के समीप में है थानेश्वर। कहाँ पर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र वाले समीप में है थानेश्वर, ध्यान रखिए। तो ये पुष्य भूति वंश था, शुरू में उत्पन्न यहीं पर हुआ था। अब ये उत्पन्न कैसे हुआ था, क्या होता है समझिए। इसको तो पहचानते होंगे, ISPK, ये बोलेंगे काहे बार बार बता रहे हैं। ये क्या होगा, कुषाण है। कैसे, कुषाण। कुषाणों के जो सामंत थे वो कौन थे, गुप्त।
कुषाणों के सामंत से गुप्त बहुत ही ताकतवर हो गए। ये कुषाण कमजोर पड़ गया और इसके सामंत कौन थे? गुप्त। तो ये क्या हो गए? ये ताकतवर हो गए और खुद राजा बन गए। अब इनकी बारी है। अब गुप्त के बाद गुप्तों में अंत में ये जो कुमार गुप्त था और स्कंद गुप्त था, इसके बाद कोई ताकतवर राजा हुआ ही नहीं। और ताकतवर राजा न होने के कारण गुप्त वंश के जो सामंत थे पुष्यभूति वंश, कौन थे? पुष्यभूति। कौन थे ये? पुष्यभूति वंश जो थे ये खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए। देखिए, कुषाणों के सामंत थे गुप्त, जब कुषाण कमजोर हो गए तो ये खुद को स्वतंत्र घोषित करके राजा बन गए। अब गुप्त भी कमजोर हो गए तो इसके सामंत क्या थे? सब समांती व्यवस्था पे चलता था, इसके भी सामंत क्या हुए? ये टूटकर खुद अलग हो गए और खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिए। अब समझिए, अब ये समय कब मिला इन लोगों को अलग होने का? पुष्यभूति वंश, पहले यहां पर लिख लेते हैं पुष्यभूति वंश। अब समझिए, पुष्यभूति वंश, इसके जो संस्थापक है, पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक है ये पुष्यभूति ही है। कौन है? पुष्यभूति। पुष्यभूति, इसके संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है। अब समझिए, माना जाता है क्या? पुष्यभूति ही है। अब ये अलग कैसे हुए? पुष्यभूति के समय ये अलग ना हुए थे। पुष्यभूति के समय ये पुष्यभूति जो था, ये पुष्यभूति ये राजा था, ध्यान रखिएगा। ये राजा भी सोच रहा था कि हम अलग हों, किससे? गुप्तों से अलग हो। और बार बार हूणों का आक्रमण हो रहा था, आपको पता ही है। बार बार बाहरी आक्रमणकारी हूण जो थे वो बार बार आक्रमण कर रहे थे। आपको स्कंद गुप्त के समय बताया था कि हूणों का आक्रमण हुआ था। बार बार हूण जो थे आक्रमण कर रहे थे, तो स्कंद गुप्त कुमार गुप्त से तो संभाल लिए थे, लेकिन बाद में कमजोर राजा हुए, जिसके कारण गुप्त वंश का जो सारा ध्यान है हूणों से लड़ने में लग गया और सामंतों पर अपना ध्यान नहीं रहा। तो सामंत खुद को क्या कर लिए? स्वतंत्र घोषित कर लिए। अब जब ध्यान नहीं है तो क्या किए इन्होंने? खुद को ये देखे, सामंत भी देखे, ये भी देखे कि गुप्त वंश जो थे हूणों से लड़ने में परेशान हो गए हैं। अब हूणों से लड़ने में इतनी ताकतवर है नहीं, तो अपने आप को अगर हम स्वतंत्र भी घोषित कर लेंगे तो कोई हमको बोलने वाला नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। कब करेगा? जब वो अपने समस्या से निकलेगा तब ना। वो अपने समस्या से निकलेगा नहीं और ना इन लोगों को कुछ करेगा। तो ये जो पुष्यभूति था ये खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित नहीं किया, बस राजा मानता था कि हम एक राजा हैं। लेकिन इसके बाद इसका जो पुत्र हुआ, उसने क्या कहा? उसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया। तो इसका जो पुत्र था वो प्रभाकर वर्धन था, ध्यान रखिएगा, प्रभाकर वर्धन। इसने कहा, इसके बाद ये राजा हुआ, इसने कहा कि हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, हम राजा हैं, और हमारे अगर एरिया में कोई एंट्री कर गया, चाहे गुप्त हो, हूण हो, कोई भी हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। बस इतना जानते हैं। तुम्हारे सामंत हम रहे थे, अब सामंत तुम्हारे हम नहीं है। हमारे पास खुद की ताकत है, खुद की सेना है, खुद की राजधानी बना लिए है, खुद के अपने मंत्रिमंडल सब कुछ गठन कर लिए है। तो इसीलिए तुम्हारी सहायता की हमें जरूरत नहीं है। अब मन है तो आके लड़ लो एक बार। किससे ये कह रहे थे? गुप्तों से। कौन कह रहा था? ये प्रभाकर वर्धन। ये कह रहा था कि मन है तो एक बार आकर लड़ लो। तो इनको इनसे लड़ने से फुर्सते नहीं है, तो इनसे लड़े आकर नहीं लड़ेंगे। तब इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। और इसीलिए इस वंश का एक और नाम है वर्धन वंश। ध्यान रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, तो दोनों वंश एक ही हैं। शुरू में पुष्यभूति के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया, लेकिन ताकतवर राजा ये प्रभाकर वर्धन हुआ तो इसके नाम पर इस वंश का नाम वर्धन वंश रख दिया गया। और ये इतना ताकतवर हुआ कि बोल रहा था कि जिससे मन हुआ कर लड़ो। लड़ना चाहते हो? कोई लड़ने नहीं आया। अब देखिए, इसके तीन संतान हुए, 2 लड़का और 1 लड़की। अब समझिए, इसके 3 संतान कौन कौन हुए यहाँ पर दिखाई देगा ना। चलिए, पहला मेल जो लड़का था वो था राजवर्धन। कौन था? राजवर्धन। इसका एक और भाई था, इसका नाम था हर्षवर्धन। और इन दोनों की एगो बहन थी जिसका नाम था राजश्री नाम था। क्या नाम था इसका? राजश्री। अब समझिए, ये अंतिम चैप्टर आता, समझ लीजिए, राजश्री।
इसका नाम था राजश्री। अब देखिए एक बार और समझा देते हैं। कुषाण जो थे गुप्तों के सामंत थे, गुप्त जो कुषाणों के सामंत ये गुप्त थे और गुप्तों के सामंत पुष्यभूति थे। और इसका राजा, पहला राजा पुष्यभूति, इसका लड़का प्रभाकर वर्धन और इसके 3 संतानें हुई। ये लड़की है और ये 2 को क्या है, लड़का है। अब क्या हुआ, अब ध्यान से समझना है। यहाँ पर लड़ाई बड़ाई थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा लड़ाई होगा, तो इस लड़ाई को ध्यान से समझना है कि लड़ाई कैसे हुआ, क्या हुआ। अब समझिए, ये जो राजश्री थी इसकी अब शादी हुई। अब यहां से शादी हुई यहाँ पर, कहां पर शादी हुई, यहाँ पर शादी हुई। यहाँ नीचे मालवा था, यहाँ कन्नौज है। ये कौन सा क्षेत्र है, कन्नौज। और कन्नौज में शादी हुई। यहाँ का राजा का नाम था ग्रहवर्मन। ये मौखरी वंश के थे। ये किस वंश के थे, मौखरी वंश के। यानी कि राजश्री का जो विवाह हुआ किससे हुआ, ग्रहवर्मन से। अब समझिए, नीचे मालवा था, मालवा, और यहाँ का राजा था देवगुप्त। कौन था, देवगुप्त। अब समझिए, इन दोनों की आपसी संघर्ष चलता रहता था। यानी देवगुप्त और ग्रहवर्मन आपसी लड़ाई चलता रहता था। बहुत भीषण लड़ाई होता था, ध्यान रखिएगा। दोनों लगभग सेम ही ताकत था दोनों के पास। देखिए, अगर 2 लोगों के पास अगर बराबर ताकत रहे तो कोई हारता जीतता नहीं है। कौन हारेगा जीतेगा, अगर एगो कमजोर रहेगा एगो ताकतवर, तब ना कोई हारेगा जीतेगा। और दोनों के पास ताकत एकदम एक ही जीतना है तो क्या कोई हार सकता है, इसमें नहीं। कभी ये जीत जाता था तो कभी ये, तो कभी ये, तो कभी ये। यानी कि दोनों के पास बराबर शक्तियां थी। तब क्या हुआ, ये शादी राजश्री का हो गया ग्रहवर्मन से। यानी कि अब इनकी हो गई क्या, यहाँ से यहाँ से थानेश्वर से और यहाँ से कन्नौज, इन दोनों के मित्र, मतलब अब तो रिश्तेदार हो गए ना दोनों। ये ग्रहवर्मन ये सब रिश्तेदार हो गए। ये पूरा साम्राज्य समझ लीजिए इतना में इसका हो गया। मतलब साम्राज्य माना जाता कि इतना में हो गया, लेकिन यहाँ के तो राजा यही थे। ये प्रभाकर वर्धन के बाद अब राज्यवर्धन राजा बन गया था। कहा कौन बना था, राज्यवर्धन राजा बन गया था। ध्यान रखिएगा, राजा कौन बन गया था, राज्यवर्धन। तब राजश्री का विवाह हुआ था इससे। तो राज्यवर्धन यहाँ का राजा बन गया। ये बड़ा लड़का था इसका, प्रभाकर वर्धन का बड़ा लड़का था, तो राजा यही बनेगा। तो राजा ये बन गया। उसके बाद अपनी बहन की शादी किससे किया, ग्रहवर्मन से। अब ग्रहवर्मन से शादी किया तो ग्रहवर्मन और ये राजवर्धन दोनों रिश्तेदार हुए ना। ये दोनों रिश्तेदार हो गए। अब रिश्तेदार होने के बाद ये हुआ कि बार बार लड़ाई चलता रहता। और इसका जो साम्राज्य इतने में हो गया ना, जब भी ग्रहवर्मन इससे मदद मांगेगा राजवर्धन से, राजवर्धन मदद नहीं देगा। अगर मान लीजिए ग्रहवर्मन का कोई भारी आक्रमण कर रहा है पर, तो मदद नहीं देगा, ग्रहवर्मन को जरूर देगा। तब इसको, इस देवगुप्त को इस बात का पता नहीं था कि अगर हम इस पर आक्रमण करते हैं तो इधर से ये भी लड़ने के लिए आ जाएगा। ये पता था, इसका दिमागे नहीं था, तो क्या किया जाए। अब क्या हुआ, देवगुप्त ने हमला कर दिया इस पर, ग्रहवर्मन पर, यहाँ पर कन्नौज पर, और ग्रहवर्मन का फाइलें निपटा दिया। ये क्या किया, इनका ग्रहवर्मन का फाइल निपटा दिया। ध्यान रखिएगा, ग्रहवर्मन को क्या हुआ, मार दिया। अभी शादी हुआ था, नया ही शादी हुआ था, तब तक क्या हुआ, ग्रहवर्मन को मार दिया। जब ये बात पता चला राजवर्धन को कि लो ये हमारे ही रिश्तेदार को मार दिया, कौन, देवगुप्त, तो ये निकला अपने यहाँ से थानेश्वर से, और ये देवगुप्त को, मालवा के शासक देवगुप्त का फाइल निपटा दिया। यानी इसने मार दिया इसको। अब इसी के एक नजदीके में इसका मित्र रहता था जिसका नाम था, ये बंगाल का शासक था। कहाँ का शासक था, बंगाल, जिसका नाम था शशांक नाम था। ध्यान रखिएगा, जब पता चला इसको, ये शशांक को, कि हमारा जो मित्र है देवगुप्त वो मारा गया है, और ये मारा कौन है, थानेश्वर के जो राजा है राजवर्धन, वही मारे थे। इसने क्या किया, ये भी उठा यहाँ से और इन राजवर्धन को क्या कर दिया, मार दिया। लो, अब जब ये बात पता चला हर्षवर्धन के, बड़े भैया तुम्हारे, हमारे बड़े भैया है वो, उनको मार दिया गया है, ये किसको पता चल गया, हर्षवर्धन को। लो, अब हर्षवर्धन भी यहाँ से उठा और ये किसको मार दिया, शशांक को। मतलब पूरी तरह से सभी को फाइल निपट गया, और बचा कौन। और एक और बात समझिए, ये यहाँ पर भी समझाना है। तो ये हर्षवर्धन यहाँ पर बच गया और बाकी लोग मर गए। लेकिन यहाँ पर जब देवगुप्त ने हमला किया ग्रहवर्मन पर, उस समय राजश्री भी कन्नौजे में थी। कहां पर, अब नया शादी हुआ था तो यहीं पर थी, ग्रहवर्मन के यहाँ पर, इसी के महल में थी, ग्रहवर्मन के महल में थी। तो जब ये देवगुप्त ने हमला किया ग्रहवर्मन पर, तो ग्रहवर्मन को तो मार दिया और राजश्री को बंधक बनाकर अपने यहाँ लेकर चला गया। कौन, देवगुप्त। देवगुप्त अपने यहाँ राजश्री को बंधक बनाकर चला गया। लेकिन
राजश्री भी बहुत ही, ऐसा बात नहीं था कि कुछ नहीं जानती थी, महिला थी तो कुछ नहीं जानती थी, ये भी बहुत ही बढ़िया लड़ाई करना, युद्ध कौशल में बहुत ही माहिर थे, घुड़सवारी, तलवारबाजी, सब कुछ पता था किसको, राजश्री को। तो राजश्री बंधक तो, ये देवगुप्त तो बंधक तो बनाया था, लेकिन राजश्री वहां से कहाँ भाग गई, इसके चंगुल से निकलकर और जंगलों में भाग गई। कहां पर भाग गई, जंगलों में, और इधर ये युद्ध चल रहा है। और तब हर्षवर्धन ने राजश्री को खोजा। अब एक और बात समझिए, फिर से समझाते हैं, समझिए फिर से, नहीं तो कंफ्यूजन हो गया कौन किसको मारा क्या हुआ। प्रभाकर वर्धन इसके बाद राजा बना, इसके 3 लड़के, इसके बाद राजा बना कौन, राजवर्धन। राजवर्धन राजा बनते ही अपनी जो इसकी बहन थी राजश्री, इसका विवाह कर दिया यहाँ के कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन से विवाह कर देते, राजश्री कहां पर चली गई, कन्नौज में, ग्रहवर्मन के पास, यहाँ पर इसके महल में। अब देवगुप्त और ग्रहवर्मन का युद्ध चलता रहता था, तो देवगुप्त ने हमला कर दिया ग्रहवर्मन पर, और हमला करने के बाद ग्रहवर्मन का फाइल निपटा दिया और इनको, राजश्री को बंधक बनाकर लेकर गया। अब बंधक बनाकर लेकर गया, लेकिन वहां से राजश्री इसके चंगुल से बचकर और जंगलों में भाग गई। जब ये बात पता चला, राजश्री भाग गई, जब ये बात पता चला राजवर्धन को कि देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार दिया है, तो इसने क्या किया, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया। अब जब ये देवगुप्त का मित्र था शशांक को पता चला कि ये हमारे मित्र देवगुप्त को राजवर्धन ने मार दिया है, तो इसने ये आया इधर से बंगाल से और राजवर्धन को मार दिया। जब ये बात पता चला, अब किसको पता चल रहा है, हर्षवर्धन को, कि हमारे भैया भी मारे गए हैं, ये ग्रहवर्मन भी मारे गए, ग्रहवर्मन भी मारा गया, और बहन का भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि बहन गई कहाँ, क्योंकि जंगलों में भाग गई थी, बहन गई कहाँ। ये भी गुस्सा में उठा और किसको मार दिया, शशांक को मार दिया। अब बचा कौन, तब हर्षवर्धन को बहुत मेहनत करने के बाद राजश्री क्या हो गई, मिल गई। लेकिन इधर के सारे राजा का फाइल निपट गया है, और अंतिम में जो बचता है वही ना, अंतिम में जो बचता है वही ना विजेता होता है। तो अंतिम में कौन बचा, हर्षवर्धन। तो ये पूरा साम्राज्य किसके पास आ गया, हर्षवर्धन के पास, और एक बड़ा सा साम्राज्य का राजा बना हर्षवर्धन। क्या किया, ये एक बड़ा सा साम्राज्य का राजा बना हर्षवर्धन। लेकिन फिर भी इसको बहुत दुख था, क्योंकि इसके भैया की कहानी खत्म हो गया था, फिर ग्रहवर्मन की कहानी खत्म हो गया, तो इसको बहुत दुख था। लेकिन देखिए क्या हुआ, ये इसको मार दिया, ये इसको मार दिया, ये इसको मार दिया। आप लोगों को समझ में ये आया कि ना आया, कि कौन क्या हुआ, किधर क्या क्या हुआ? अगर नहीं आया है तो कमेंट में लिखकर एक बार कमेंट में लिखकर बताइएगा कि समझ में नहीं आया है। अगले भाग में फिर से हम समझा देंगे इसको एक बार और, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये समझ में जल्दी नहीं आता है। तो ये समझ में आ गया होगा तो ठीक है, हमें तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग तो समझ में आ गया होगा।